अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जमात नहुम अज़ाफ़ी मुताले में अफ़साने का हिस्सा देखेंगे। तो अफ़साना किसे कहते हैं अपने किताब में आप लोग देखिए, सफ़ा नंबर 99 पर दिया गया अपने दरसी किताब में। तो गौर से देखिए आप, कहानी कहने और सुनने की रिवायत कदीम ज़माने से कायम है। तो देखो जो है, इंसान जब पहाड़ों से गार से निकलकर जब इंसान ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू की, तब से जंगलात में पेश आने वाले कोई किस्सा कहानी जो है उसने जब बयान की होंगी टूटी फूटी अल्फाज में, वो दुनिया की पहली कहानी कहलाई। तो ये रिवायत जो है ज़माने कदीम से जारी है। मुख्तसर अफसाना इसी कदीम कहानी की एक जदीद शक्ल है, अगरचे इसकी मौजूदा हैयत फार्म से हमने मगरिब से ली है, मगर आज मुख्तसर अफसाना उर्दू के एक मकबूल तरीन सिन्फ तस्लीम की जाती है। मुख्तसर अफसाने में ज़िंदगी किसी एक पहलू या किसी एक वाक़े के एजाज़ व इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है। देखो बच्चों, देखिए आप लोग गौर से, अफसाने में जो है जो उसके अज़्ज़ाए तरकीब है, प्लॉट होता है अफसाने में, किरदार होते हैं और किरदारों के ज़रिए से कहानी आगे बढ़ती है। हम उसके आसान मिसाल देखेंगे। पोस की रात हम पढ़ चुके हैं। मुकालमे, नुक्ता नज़र और पस मंज़र, ज़बान व बयान की शिस्तगी मुख्तसर अफसाने की अज़्ज़ाए तरकीब हैं। इनके अज्जा के तवाज़ुन और तनासुब से अफसाने की तश्कील होती है। बदलते हालात के ज़ेर असर अफसाने की तकनीक में कई तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन इन तब्दीलियों के बावजूद आज भी अफसाना इसी बयानिया की बुनियाद पर खड़ा नज़र आता है, जिसकी दाग बेल 100 बरस पहले मुंशी प्रेमचंद ने डाली थी। तो बच्चों, हम नहुम जमात में पढ़ चुके हैं पोस की रात एक अफसाना। तो कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जो है मुत्तफ़िका तौर पर उर्दू ज़बान के पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं। तो कोई यहाँ महाराष्ट्र के 3 मुंतखब अफसाना निगारों की निगारिशात पेश की जा रही हैं। महाराष्ट्र की रियासती ज़बान मराठी है, मगर यहाँ की तारीख़ व सक़ाफ़त में उर्दू ज़बान व अदब का एक ख़ासा हिस्सा है। ख़ास तौर पर बम्बई और उर्दू मुख्तसर अफसाने की एक मुस्तहकम रिवायत इब्तिदा से कायम रही है। बम्बई और महाराष्ट्र के दीगर इलाकों और शहरों के अफसाने निगारों पर वहाँ की खड़ी बोली, माशरत और रस्म व रिवाज के असरात नुमायाँ हैं। यहाँ अज़ाफ़ी मुताले के तहत तलबा के मियार और मिजाज को जहन में रखते हुए ऐसे 3 अफसानों का इंतखाब किया गया है, जिनसे मुताले से तलबा को अफसाने की उमूमी सूरत हाल से वाकिफ़ हो सकते हैं। बच्चों, 1970 के बाद महाराष्ट्र में भी जो है अफसाने की रिवायत काफ़ी मजबूत रही है। उनमें चंद एक नाम साजिद रशीद, सलाम बिन रज़ाक, अनवर कमर, मीम नाग, ऐसे बहुत सारे अफसाना निगार जो है उभरे हैं। नूरुल हसनैन साहब जो हैं, ऐसे बहुत सारे अफसाना निगार बम्बई और महाराष्ट्र में उभरे हैं जो 1970 के बाद से जो है। और उन्हीं से एक पहला अफसाना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आखिरी ख्वाहिश। मुसन्निफ़ हैं अनवर कमर। देखिए मुसन्निफ़ की जान पहचान अनवर कमर। अनवर कमर 5 फरवरी 1941 को नासिक में पैदा हुए। बम्बई में तालीम हासिल की। 30 बरस तक कैटरिंग के पेशे से, जिसे कहा था खाना वगैरह बनाने से कहते कैटरिंग के पेशे से वाबस्ता रहे। 1970 के बाद अफसाना निगारों में उनका मुनफरद और नुमाया मकाम है। उन्होंने अपने अफसानों में समाज की मुतवसत, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, दरमियानी तबका, और निचले मुतवसत तबके के लोअर मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है, नादिर, मजलूम और मजबूर अफराद के मसाइल को नहायत चापदस्ती से पेश किया। इंसानी नफ्सियात के गिरे कुशाई में उन्हें ख़ास दस्तरत हासिल है। ज़िंदगी और समाजी मसाइल से जुड़े उनके अफसानों में सियासी और माशरती बसीरत के साथ रज़मियत और इशारियत का पहलू भी नुमाया है। चांदनी की सुपुर्द, चौपाल में सुना हुआ किस्सा, कलर ब्लाइंड और जहाज़ पर क्या हुआ उनके अफसानों के मजमूए हैं। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी ने उन्हें इनाम से नवाजा कि देखो, हुकूमत महाराष्ट्र की साहित्य एकेडमी है,
आखिरी ख्वाहिश अनवर कमर के चौथे मजमूए जहाज़ पर क्या हुआ इसमें शामिल है, जिसे देखो बम्बई के किताबदार पब्लिकेशन ने जहाज़ पर क्या हुआ शाये किया है। बज़ाहिर अफसाना सादा असलूब में लिखा गया है। सज़ाए मौत पाने वाले किरदार की आखिरी ख्वाहिश बहुत मामूली है, मगर इस मामूली ख्वाहिश के पसे पर्दा इंसान की अलमना की बेवक़्ती और महरूमी को इस फ़नकाराना खूबी के साथ पेश किया गया है कि अफसाने के अख्तिताम पर कारी तड़प उठता है। अपनी पुरकारी के सबब कारी के जहन में नक्श हो जाता है कि यही अफसाने की खूबी है। तो कारी, जिसे अफसाना पढ़ने वाले को या क़िरात करने वाले को कारी कहते हैं बच्चों, क्योंकि आप अभी अभी 8वीं जमात से 9वीं जमात में आए हुए हैं और अफसाने पढ़ने की बारीकी को अगर समझ लेंगे तो देखो चलिए हम शुरू करते हैं अफसाना। अफसाने का पहला ही जुमला आपको जो है बेचैन और बेकरार रख देगा। गौर से सुनिए। अफसाने की शुरुआत। हुजूर, आखिरी ख्वाहिश तो यह है कि मुझे आप फांसी पर लटकाने से पहले बहुत सा दाल भात खाने को दें। तो देखो जो है इसी जुमले से गरीबी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी इस जुमले से जो टपक रही है, किस तरह से एक बेबस शख्स जो है अपनी ज़िंदगी की आखिरी वक्त में भी आखिरी ख्वाहिश क्या है कि बहुत सा दाल भात खाने की आखिरी ख्वाहिश है। तो प्यारे बच्चों, अब देखो आप आगे। अंग्रेज़ मैजिस्ट्रेट ने जेल के सुपरिटेंडेंट को मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म सादिर फरमाया और कोर्ट इज़ अर्जेंट कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो अब दूसरा जुमला जब किरात करेंगे, अंग्रेज़ मैजिस्ट्रेट ने, इसको पढ़ने के साथ कि आपके ख़्याल में फ़ौरन ये वाक़या का पस मंज़र समझ में आएगा कि ये पस मंज़र जो है आज़ादी के पहले का है और जेल में किसी एक मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और जज ने जो है कोर्ट इस अर्जेंट यानी कि अपना आखिरी फ़ैसला सुनाया है और ये हुक्म सादिर किया गया है कि मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश जो बहुत सारा दाल भात खाने की है उसे मंजूर कर लिया और अदालत की कार्रवाई को ख़त्म करता है। तो आपको बच्चों ये पहले दो ही जुमलों में आपको पता चल गया होगा कि ये एक आखिरी ख्वाहिश बहुत सारा दाल भात खाने की वाक़े का पस मंज़र एक आज़ादी से पहले का है ना। अब देखो तीसरा, परमा जो उड़ीसा के जंगलों में बसे आदिवासियों के कबीलों में से किसी एक फ़र्द था, अपने झोपड़ों के बाहर बैठे नारियल के पत्तों और बाँस के खचलियों से टोकरियाँ बनाता था। तो आपको समझ आ गया होगा कि परमा जो इस कहानी का अहम और मरकज़ी किरदार है, जो उड़ीसा के आदिवासियों के इलाके से उसका ताल्लुक़ है और वो बाँस को छीलकर अपना कुछ काम करता रहता है और उसके जिस्म पर बालिश भर यानी कि जो आदिवासियों के बहुत ही कम लिबास वो लोग पहनते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ढाका करते हैं। और आदिवासी देखो बहुत, क्योंकि ये आज़ादी की पहले की कहानी है तो उसके गले में जो है पत्थरों की मालाएँ जो है ना, क्या पत्थरों की माला पहनी हुई हैं और चेहरे को सुर्ख और सब्ज़ और सफ़ेद रंग से यूँ पेंट किया करता था कि रंग गोया उसकी आबाई शनात के मुज़ाहिर हो। कि आदिवासी लोग अपने चेहरे पर जो है जंगल में रहते हैं कि जंगली जानवर वगैरह से ख़तरात से बचने के लिए जो अपने चेहरों पर वो रंग रोगन लाल, नीले, पीले रंग अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल की थी। जब वो शिकार के पीछे दौड़ता तो नशीब व फराज का फ़र्क मिट जाता कि क्या पहाड़, क्या ज़मीन, क्या दरख्त, क्या पेड़ पौधे। तो बड़ी तेज़ी के साथ बर्क रफ्तारी से अपने शिकार पर जो है कलांच मारकर गुज़रता, पेड़ की झुकी टहनियों को पकड़ लेता था और आराम से जो है उसके खाना जो जंगल में जो रहता था परमा जो है सब्ज़ियाँ, परिंदे और परिंदों का गोश्त और जंगल में जो चावल की पैदावार होती थी ग़िज़ा की, वही खाते। और कभी कभी जंगल में ऐसी नौबत आ जाती कि जंगल में उसे फाकी भी करना पड़ता। परमा और उसका ख़ानदान ये जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी ख़ानदान था, है ना। कभी कभी सब्ज़ियाँ पकती, चावल नहीं पकता। महरूमी का शिकार एक शख्स की कहानी जो है बयान करता हुआ ये पहला इक़्तिबास
कभी कभी आलू, जड़ी बूटियाँ, जंगलों से कोई आलू वगैरह निकाल कर जो है वो भून भान कर खा लेते और अपने ज़िंदगी का गुजर बसर ये लोग किया करते थे। को जब जेल सुप्रिटेंडेंट ने अगले तड़के फांसी देने के लिए परमा को वाकिफ़ कराया, परमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रिटेंडेंट अब्दुल रज़ाक खां दराज का चौड़ा चकला शख्स था। उसने घनी और पेचदार मूँछों और गोल बादामी रंग के शीशों से उस खतरनाक हद तक बार बनाई हुई थी। उसने ऑफिस में सीलन और पुराने कागज़ों फाइलों की जो बू फैली हुई थी उसको शीशम का सिया गोल डंडा हाथ में मांझ कर फिर तरह घुमा रहा था। पूछा, कब खाना खाया दिया जाए फांसी से पहले? तो सुप्रिटेंडेंट जो जेल के जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं, जो फांसी से पहले जो है वो मुजरिमों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो है कि भाई वो परमा से पूछने के लिए आता है कि भाई तुम्हें खाना कब दिया जाए, क्योंकि सुबह तड़के तो आपको ये फांसी दी जाने वाली है। तो अब्दुल रज़ाक खां जो है ये पूछने के लिए आते हैं। तो परमा देव कहता है कि भाई रात को बावर्ची खाना बंद होता है, शाम को पका कर रखा हुआ खा लेगा। कि भाई देखो रात में तो बावर्ची खाना बंद होता है, अब तुम्हारे लिए खाना जो है, तुम्हारे तो तड़के तुमको फांसी देने, तो तुमको शाम के वक्त ही खाना बना कर दिया जाएगा और शाम का बना हुआ खाना आपको खाएगा, जबकि आधी रात को देर रात तक आपको खाना नहीं मिलेगा। गर्मा गर्म खाने को जी चाहता है, कोई बात नहीं, ठीक है कहता है। परमा कहता है कि हुजूर जो भी कोई बात नहीं, आप जो भी खाना बनाए गर्मा गर्म बनाइए और जब भी बनाए मुझे ला दीजिए और मैं जो है खा लूँगा। परमा से पूछता है कि कितनी मिकदार खाना आप खा सकते हैं, तो तुम कितना खाओगे, दाल और चावल कितना बनाया जाए? तो परमा जो है अपने हाथ के इशारे से जो है, परमा हाथ के इशारे से बताता है कि भाई एक बाल्टी भर जो है चावल और दाल बना दी जाए और वो सब मिलाकर खाना चाहता है। तो अब्दुल रज़ाक खान इशारा करते हैं कि उतना खाएगा, तो इशारा करते परमा गर्दन हिला देता है। अगले दिन सुबह परमा को फांसी होने वाली है, उसके बाल उस तरह से जो उसको गंजा किया जाता है, दाढ़ी वगैरह उसको पूरे उस तरह से उसको हजाम के ज़रिए से पूरा निकाल दिया जाता है और नए कपड़े उसको पहना दिए जाते हैं, है ना। क्योंकि परमा एक जंगल में रहने वाला आदिवासी है, तो उसका मज़हब उनको कुछ पता नहीं होता। इसके लिए पादरी, मौलवी, पंडित और बुद्ध भिक्षु को बुलाया गया और चारों अपने अपने तर्ज से उसकी नजात की दुआ की कि चारों मजहबी पेशाओं ने जो अपने अपने तर्ज से जो है परमा के नजात की वो दुआ करते रहे। क्यों परमा आदिवासी जंगल में रहने वाला एक आदिवासी था और उसका मज़हब उनको पता ना होने की वजह से ये चारों लोगों को बुलाया जाता है। तो अक्सर देखो जंगल में रहने वाले आदिवासियों को कोई अपना मज़हब नहीं होता, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले जंगली कहलाते हैं। तो बच्चों, ये परमा का किरदार पढ़ने के बाद आपको मुंशी प्रेमचंद की याद आती होंगी, गयास अहमद गद्दी। उसके बाद देखिए, चलिए अभी अपने अफसाने की तरफ आगे। तो एक जंगल में रहने वाला किरदार जो है, उस किरदार की कहानी यहाँ पर बयान की जाती है। तो उसको कुछ सज़ाए मौत किस लिए दी गई थी, यहाँ पर इस अफसाने में बयान किया गया है। उसने एक अंग्रेज़ अफसर को कत्ल किया था। कत्ल क्यों किया था, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। अब्दुल रज़ाक ने जेल की मुहित और ऊंची तवील के फाटक पर रुकते हुए एक जोर पर बैठा। उसने पूछा, परमा ने देखा कि अंग्रेज़ बंदूक उठाए दो मकामी लोगों के हिरन को ले। अब देखो उसमें क्या था कि परमा जो है ना, परमा जो है उसको जो दी गई थी, वो अपनी बेटी, उसकी एक बेटी जो थी, वो टोकरी बनाते बैठा होता है। बेटी की नज़र जो है हिरन पर पड़ती है और अपनी छोटी सी बच्ची जो जिद करती है कि बाबा मुझे उस हिरन को ला दो ना, तो अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जो है वो हिरन पर दौड़ पड़ता है। अब उसको पकड़ने ही वाला रहता है कि एक अंग्रेज़ उस पर गोली चला देता, जिसकी वजह से वो हिरन क्या होता, तड़प कर मर जाता। और क्या करते, वो अंग्रेज़ जो है दो मकामी लोगों की मदद से जो है उस हिरन को उठाकर लेकर जाते। हिरन को तड़पता हुआ मरता देखकर जो उसके आंखों में हसरत व गम का जो हुआ, गुस्सा से आग बगुला हो जाता परमा। और वो क्या करता है, 5 शेर पत्थर उठाकर जो है उन अंग्रेज़ों के सर पर मार देता है। उस 5 शेर पत्थर मारने की वजह से उस अंग्रेज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। तो यही इसी वजह से जो है परमा को जो है उस अंग्रेज़ की जान लेने के पादाश में जो है उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल रज़ाक खां ये सोचते हैं कि वाकई में जो है ये के बाद दिगरे जो वो सोचता है कि चारों तरफ उसके दिल में ख्यालात गूंज उठते हैं कि वाकई में परमा को जो फांसी की सज़ा दी गई, उसने तो अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है उस अंग्रेज़ की जान ली थी, जबकि उसका मकसद उस अंग्रेज़ को मारना नहीं था।
उसके ख्वाहिश के मुताबिक देखो एल्यूमिनियम की प्लेट में जो उसको बहुत सारा दाल भात जो है एल्यूमिनियम की प्लेट और रकाबी और एक गिलास सुराही लाकर रख दी जाती है ताकि परमा जो है उसको खा ले। तो परमा जो है तो उसको थालियाँ ऐसे फेंक दी जाती है जैसे कुत्ते के सामने राती फेंकी जाती है। तो परमा जो है दाल चावल रिकाबी में डालता है और जी भर कर उसे खा लेता है। पेट भर का खाना उसको ऐसा लगता है कि उसको ज़िंदगी में पहली बार नसीब हुआ। वो इस तरह से उस खाने को खा लेता है। तो उसके गले में तो रंग बिरंगे पत्थर मालाएं वगैरह कलाइयों पर लगे कंगन उतार दिए जाते हैं, है ना। सब निकाल कर जो उसके कपड़े वगैरह निकाल कर उसको रख दिए जाते हैं। और क्योंकि फांसी पर जो है वो परमा को ले जाया जाता है तो उसको फांसी वाले कपड़े जो है जो जेल के कपड़े वो कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो परमा जो जाते जाते जो बचे हुए खाने पर उसकी नज़र है वो अब्दुल रज़ा खान से कहता है कि ताला खोलकर तमाम जो लोहे के दरवाजे में सब रख देता है। चले फांसी खड़ी हो चुकी है, तड़का होने वाला है। तो परमा को जो है फांसी पर ले जाया जाता है। तो परमा जो है बड़ी आजिज़ाना तौर पर जो है अब्दुल रज़ा खान से ये इल्तिजा करता है कि साहब ये सब खाना तो मेरा है ना। जी हाँ तुम्हारा है, सबका सब तुम्हारा है। तो एक करम कीजिएगा, मेरी लाश को लेने के लिए जब मेरी बीवी मेरी बेटी मेरे भाई वगैरह आएंगे ना, ये बात उन्होंने मुझे फांसी दिए जाने के दिन अदालत में बताई थी कि जिस दिन तुमको फांसी दी जाएगी उस दिन हम तुम्हारी लाश लेने के लिए आएंगे हूँ। तो सुपरगुना खान ने मुंह से फिर निकाला, तो साहब इन चीज़ों के साथ ये खाना भी उनको दे दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जुमला जो है साहब इन चीज़ों के साथ जो है ये खाना भी उनको दे दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस अफसाने में अपने मुल्क में जो है किस तरह से एक बड़ी आबादी आज भी अच्छा खाना खाने से महरूम है, किस तरह से भूखमरी, परेशानी, गुर्बत, ज़बूहाली से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो ये आखिरी मुकालमा पढ़ने के बाद जो है इंसान के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुल्क, अपना इलाका और आसपास के हालात से जो है हमको देखने पर मजबूर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन अफसाना